हेलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो क्या होता है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जैसे मान लो हमने कोई पॉइंट दे दिया, पॉइंट है 2,3, है ना। 2,3 हमने कोई पॉइंट ले लिया और हमने ये पूछ लिया कि इस कोई मान लो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे, हम बताएंगे कि हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर चाहिए तो इस वेक्टर को मान लेते हैं कि यार A वेक्टर है। इस A वेक्टर को लिखेंगे कैसे? इस A वेक्टर को लिखेंगे हम A वेक्टर इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर है ये, देखो 2 जो है x कोऑर्डिनेट है और 0 है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है? इनिशियल x कोऑर्डिनेट, और इसको हम बोल देंगे एक तरीके से फाइनल x कोऑर्डिनेट। तो हम लिखेंगे 2 - 0, क्योंकि एरो किस साइड है? 2 की साइड है ना, तो एरो इस साइड है, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। x में लिखा है आई कैप लगाएंगे, प्लस ऐसे ही y में बताओ 3 - 0, आगे क्या आएगा? 3 - 0 j कैप। इस तरीके से हम लिखेंगे। देखो ये क्या बन गया? 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और बाकी अब देखो, तुम्हें अगर समझना हो थोड़ा सा, ये तो अपना आ गया पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोल रहे होंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2,3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये जो चीज़ लिखी ना, बिल्कुल एकदम लॉजिकल है। कैसे है कि यार मुझे ये वाला पहले यहाँ तक का ये पॉइंट बताओ तुम, ये डिस्टेंस कितनी है? ये 2,0 था ना, तो क्या मैं ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर अगर ऐड करूँ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ऐड करूँ, तो मुझे नेट ये वेक्टर मिलना चाहिए। एडिशन का रूल हमने फॉलो किया था। इस वेक्टर के हेड पे इस दूसरे वाले वेक्टर की टेल रखी, फिर जो फाइनल हेड आया उसको मिला देंगे इनिशियल टेल से, तो ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब मुझे ये बताओ कि यार ये वेक्टर कौन सा है? इधर 2 डिस्टेंस है, इधर यहाँ से, तो 2i कैप बोल देंगे इसको। और ये क्या है? 3j कैप, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है 3, नीचे पोजीशन ये तो y की 0 थी, तो एक तरीके से इनका एडिशन ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे किसी भी पोजीशन वेक्टर को। जैसे मान लो कि एक अपन थोड़ा सा रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, हमें नहीं पता x, y है, कोई P पॉइंट है ये, तो हम पोजीशन वेक्टर अब क्या लिखेंगे बताओ? A वेक्टर पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट बोल देंगे। अब इस बार हम बोल देंगे कि यार ये चीज़ होगी सर x - 0 i कैप, x - 0 i कैप प्लस y - 0 j कैप। तो क्या बच गया? x - 0 तो x i कैप प्लस y j कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। फर्दर देखो, इसी के साथ साथ एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। वो क्या होता है? जैसे मान लो 2 पॉइंट इस बार दे दिए उसने, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो क्या ऐसा एक पॉइंट ले लिया मैंने 1,2, इधर ले लिया 3,5, ठीक है ना। अब देखो हम क्या बोलेंगे कि हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। इस तरीके से मान लो ये वेक्टर हमारा बनेगा, तो हमें अगर ये A वेक्टर पता करना है, मतलब वो क्वेश्चन में कैसे इस तरीके से आएगा कि एक पॉइंट, एक कोई पार्टिकल था, वो पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन वो यहाँ पे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा? इससे मिलाने वाली, दोनों को मिलाने वाली सीधी लाइन है, और एरो किसकी तरफ करेंगे? जिधर फाइनल पोजीशन है। तो हम क्या लिखेंगे इस बार? इस A वेक्टर को हम लिखेंगे A वेक्टर इज इक्वल टू 3 - 1
आई कैप प्लस वाई में कितना है 5 माइनस 2 जे कैप। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कितना आ गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये इसकी बनेगा मतलब है ना फाइनल पोजीशन इसको क्या बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस थोड़ा बहुत 9th क्लास में ऐसा आता है, एक होती थी डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ से यहाँ तक जो सीधी मिलाने वाली लाइन है उसका कौन सा वाला वेक्टर बनेगा, इतनी सी चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मान लो कोई दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच में पता नहीं हमें कितना एंगल है, थीटा एंगल मान लेते हैं अभी। तो दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल है थीटा। हमने उनको ऐसे अरेंज करना तो सीख लिया था एक ट्राइंगल के अंदर, है ना, ट्राइंगल रूल भी बोलते हैं उसको। अभी और सीखेंगे कि कैसे अरेंज करते हैं और फिर फाइनल वेक्टर निकालते हैं, ये चीज़ हमें पता है। बट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि यार वो फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका फाइनल मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, है ना, ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे, इसको बोलते हैं ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल ऑफ या फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, अभी के लिए हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ट्राइंगल रूल को कैसे फॉलो कर रहे हैं, देखो ट्राइंगल का क्या मीनिंग है। पहली बात तो ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर उसने दे दिया इस तरीके से, और बी वेक्टर है उसने बता दिया भाई ये लो बी वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका भी मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक है। और दोनों के बीच का क्या ये एंगल थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बनेगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्यों बनेगा, क्योंकि देखो दोनों की टेल एक जगह पे रखी हुई है। ये दो वेक्टर हैं बट हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो कितना आएगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड मतलब ये लगा लो बाहर मॉडुलस का साइन, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, ये पहली नेसेसिटी हमारे लिए। तो अगर इन दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो देखो हमें पता है कि यार इस डायग्राम से बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बी वेक्टर की टेल को उठा के यहाँ से यहाँ पुट करना पड़ेगा, और फिर हमें थोड़ा बहुत आगे जैसे भी सोल्व करना है वैसे सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, देखो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ इधर, ये मैंने बना दिया ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर ऐसे है, अभी तुम्हें पता है ये है बी वेक्टर, बट हमें जब एडिशन का रूल फॉलो करना है तो इस वेक्टर को हमें पता है कि यार यहाँ लगाना चाहिए, ये टेल आनी चाहिए और इस ए की हेड पे रखना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ फाइनल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बना, क्या ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या हम ऐसे ही बोलेंगे। दूसरी बात, ये अगर एंगल हमने कितना लिया था, ये एंगल थीटा बोला था ना, थीटा क्या है लिख लो उसको, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, क्या ये थीटा यही वाला थीटा है, समझ में आ रही बात। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक तरीके से, ये वेक्टर इसी को पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये बात हमने 10 तक सीख रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें ये पता करना है, अब हम देखो धीरे धीरे किस तरीके से काम करेंगे। हमें पता है कि यहाँ से ये लेंथ तो कितनी है, ए है, मैग्नीट्यूड बोल दो इसका, या फिर ओनली ए लिख दो बिना वेक्टर लगाए। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से एक ये लाइन खींच रहे हम, नीचे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, भाई ये बी वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक, तो बी साथ में थीटा है तो कोस थीटा वाला आएगा इधर कंपोनेंट।
सामने वाला कंपोनेंट या ये इसके इधर वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये तो बराबर ही बात है। क्या हम इसको b sin थीटा लिख सकते हैं? ये बात भी समझ में आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ से ये और ये, इस ट्राइंगल में देख रहे होंगे। मुझे ये बताओ कि ये ओवरऑल कितना आ गया और ये तो ओवरऑल कितना है, इसकी लेंथ तो हमें पता है b sin थीटा। ये ओवरऑल बन गया यार। पहले तो यहाँ तक तो a की लेंथ थी, प्लस क्या आ गया, b cos थीटा आ गया। ठीक है, इतनी लेंथ है। क्या ये वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है? ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, जो रिजल्टेंट है r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, a प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब देखो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, इसका रूट ले लेंगे, इधर रूट लेंगे तो अब देखो अंदर क्या बना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर का तो मैंने क्या बना दिया, रूट बना दिया। अब ये जो अंदर टर्म्स लिखे इनको ओपन कर लो, ए स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कैसे लिखते हैं उसको, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर आएगा 2ab। याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, 10th में पढ़ाते हैं यार, ऐसे क्या बोल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली चीज़ लगाते हैं ना अपन, वही अपन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 2a, फिर b में ये पूरा है b कोस थीटा, प्लस इधर क्या बनेगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ बन गई है। चलो बढ़िया। अब इसको फटाक से सोल्व कर लेते हैं हम। ये बन गया r मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है एक तरीके से, r लिख रहे हैं ओनली। अब बताओ मेरे को इधर कितना बना, देखो a स्क्वायर तो है ही सही। अब देखो ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें तो b स्क्वायर कॉमन है, फिर अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 बन गया। मतलब क्या आ गया, ओवरऑल b स्क्वायर बन गया ना ये। ठीक है, फिर आगे ये वाली टर्म 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो इतना ये बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फर्दर एक दो और चीज़ें हम कैलकुलेट भी करेंगे। देखो फॉर्मूला कैसा बना, सेम वैसे ही है जैसे उसके लिए करते थे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आता ही था तुम्हारा। अब क्या आएगा, साथ साथ कोस थीटा हो रहेगा, वेक्टर्स में ये कोस थीटा हो रहा है, जिसमें थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। चलो ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ बताओ, ये तो आ गया। दूसरी बात, मान लो उसने ऐसा पूछ लिया हमें कि जो फाइनल वेक्टर बना है वो फाइनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, समझ में आ रही बात। अल्फ़ा हम क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर लिख दूँ मैं सीधा ही, है ना, आर वेक्टर विद ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज़ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अब देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ से tan अल्फ़ा कितना बनेगा, tan अल्फ़ा कितना बनेगा भाई, इस पूरे ट्रायंगल में देखो वापस से, tan अल्फ़ा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस करना होता है। परपेंडिकुलर कितना है, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई इधर से कितना आएगा, a प्लस बी कोस थीटा। अब देखो ऐसे केस में ये अगर अल्फ़ा निकालना होता है ना तुम्हें, तो tan को इधर लेके आना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इन्वर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, तो ये बन गया अल्फ़ा, हमें मिल गया। जैसे देखो ये जो इन्वर्स वाली जो चीज़ है, जैसे मान लो ऐसे है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लो 3/4 आ गया। अब देखो इस केस में तो हमें क्या है कि यार चलो अल्फ़ा की वैल्यू पता है कि कितना है, 37 डिग्री है ना। बट क्या होता है कि अगर तुम ऐसे भी लिख रही हो उसको
कि अल्फा पता करना, तुम tan को इधर लेकर आओगे, tan इनवर्स 3/4। अब ये चीज़ तो यही बोल रही होती कि यार ऐसा कौन सा एंगल जिसके लिए tan की वैल्यू 3/4 आए, ये जो लिखा हुआ है मतलब वो एंगल हमें कैलकुलेट करके देगा, तो वो आता है 37 डिग्री। बस लिखने का एक तरीका है, हमें ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स वालों को ये इवन पढ़ाया भी जाएगा बहुत आगे जाके, ठीक, अभी कोई काम नहीं है इसका। चलो, तो इस तरीके से ये बस तुम्हें लिखना है, कोई डर वाली बात ही नहीं। एंगल ये पूछ लिया, अब मान लो हमें ये पूछ लेता हो, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे याद करोगे, याद ही रखना पड़ेगा मतलब बेसिकली तुम्हें, बट थोड़ी सी हिंट रख सकते हो कि यार हमें पता है कि अल्फ़ा पता करना, हमें अल्फ़ा मतलब ए के साथ एंगल है ना, ए के साथ एंगल है, ए के साथ एंगल है मतलब जो सामने वाली चीज़ आएगी वो तो बी वाला कंपोनेंट होगा, और ऊपर देखो tan थीटा होता है ना, tan थीटा क्या होता है, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा, इस तरीके का कुछ बनेगा, है ना। तो ये मतलब कोई वैसे लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही फॉर्मूला याद कैसे रखिए, कल को मान लो इधर तुम b कोस थीटा जल्दबाजी में लिख दो, यहाँ पे b साइन थीटा आ जाए, या फिर इधर a साइन थीटा लिख दिया, ऐसा कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसको फॉर्मूले को थोड़ा याद करने की एक अलग टेक्निक वगैरह हमें यूज़ रखनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यार जो सामने वाला जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो, ठीक है, वो सामने आएगा b साइन थीटा, तो ऊपर देखो साइन थीटा कोस थीटा तो याद रखना ही है, फिर क्या करना है b साइन थीटा ये बना, ऐसे ही तो b कोस थीटा नीचे भी, और साथ में ये a प्लस, इसको तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, कोई मेरे पास भी सोल्यूशन तुम्हारे लिए है नहीं, ठीक है। अब मान लो उसने ऐसा पूछ लिया होता कि मतलब हमने जो ये जैसा डायग्राम बनाया वो बनाया हमने किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में इसका रिजल्टेंट वेक्टर दिखाने की कोशिश करी। मान लो वो कल को पूछ ले बीटा, तुम्हें लिखना है इसके नीचे बीटा जो कि एंगल है विद वेक्टर बी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम चीज़ जैसे अभी हमने ए के साथ की वैसे ही बी के साथ कर लेते, और हम बाद में बोलते जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये बीटा बोलते हैं इसको, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे तो बी लिख देंगे, जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे ए लिख देंगे। ये ए था इसको बी बना दो, ये क्या था इसको हम ए बना देंगे, बस। शायद समझ में आ गया तुम्हें। अभी भी फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक सेम ही है। जैसे बीटा है, अब देखो मैं लिखूंगा इधर बीटा है, तो बीटा तो बी के साथ बना रहा है, मतलब ऊपर ए आना है, साइन थीटा ऊपर आना ही चाहिए, साइन थीटा आ गया तो इधर भी कोस थीटा आएगा नीचे, और साथ में तो ए ही रखना पड़ेगा, बच गया कौन सा, बी बच गया, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखने के लिए, बाकी और कोई ज़्यादा काम का नहीं है। चलो अब इस पे हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और भी चीज़ होती है इसके अंदर, पैरेललोग्राम रूल, कुछ नहीं है, बहुत ही वाहियात किस्म की चीज़ है, सेम ही चीज़ यूज कर रहे होते हैं, वो ट्रायंगल वाली नाम अलग दे रखा है, बेवकूफ़ लोग हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। चलो भाई, इसमें एक क्वेश्चन हम करेंगे। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उसने दे दिया लेट्स से 10, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसने दे दिया 5 ले लो, 10 के साथ और कौन सा अच्छा होगा यार, 5 ले लो, ठीक है। एंड जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना लें, 37 लेंगे, नहीं तो है ना वैल्यूज ख़राब हो सकती है। 37 में तुम्हें पता है 37 में अब क्यों फेमस होगा, 37 में देखो साइन 37 3/5, तो 5 ये कट जाएंगे, है ना। ऐसे ही कोस 37 वो भी बढ़िया वैल्यू आती है, रूट वूट नहीं आता ना, कोस 37 4/5, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है। चलो तो हमें बताना है क्या क्या बताना है, देखो कैलकुलेट हमें करना है। पहली चीज़ हमें बताना है कि बताओ भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है इसने। सेकेंड चीज़ है एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद ए वेक्टर, ठीक है। थर्ड चीज़ भी वो पूछेगा हमसे, मान लो एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद इस बार बी वेक्टर के साथ। बताओ आप, बहुत ही आसान तरीके से बताना है, जल्दी से बता देंगे।
एक पहले लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा। देखो फॉर्मूला याद है तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक तो याद रहता था तुम्हें। अभी आगे क्या लगाना है, कोस थीटा लगाना है, ठीक है। ए स्क्वायर बताओ भाई, ए स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर, तो क्या मैं 100 लिख दूँ, ठीक है। बी स्क्वायर 25 प्लस 2a 10 है, बी 5 है। कोस थीटा की वैल्यू बोलो, कोस थीटा की वैल्यू कोस 37 कितना बनेगा, 4/5। ये देखो ये 5 कट गया, तो ये फाइनल रिजल्टेंट अपना कितना आ गया, ये आ गया 100 प्लस 25 प्लस ये कितना लिखा हुआ है 4 × 2 8 × 80 बन गया। तो ये फाइनली ये वैल्यू तो घटिया ही आ गई, हम कर नहीं पाएंगे इसको। 205 बन गया यार ये, है ना, 205 आ गया। इसका रूट तो आएगा नहीं, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है, पड़ा रहेगा, इतनी वैल्यू आ रही, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद ए वेक्टर। चलो ये बता देते हैं, एंगल मेड बाई, तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, ए के साथ बना रहे तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बी आना चाहिए यहाँ पे सामने वाला, और साइन थीटा ऊपर तो आता ही है, और नीचे आता है बी कोस थीटा। ये तो लिखा हमने tan के हिसाब से, प्लस यहाँ पे बच गया कौन, ए बच गया था। इस तरीके से फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने बोला था तुम्हें। तो हम बोलेंगे कि यार tan अल्फा जो है वो आ गया, बी बताओ कितना, 5 साइन 37 मतलब 3/5, ठीक है, अपॉन ए 10 प्लस बी 5 कोस थीटा की वैल्यू 4/5। ये देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये कितना आ गया 3/, नीचे कितना है 40। तो हम अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 3/14। अब देखो इसकी क्या है कि वैल्यू 3/14 हमें पता नहीं है, अगर 1/√3 होती तो हमें पता था कि कितना एंगल होता, 30 डिग्री का एंगल बन जाता। इस तरीके की चीज़ें है ना। और लेते हैं देखो, अच्छा एक और चीज़ कि जो हम ये क्वेश्चन ऑफ द डे ले रहे हैं, वो क्वेश्चन ऑफ द डे तुम फेयर कॉपी में तुम्हें करना ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कहीं रफ वर्क में कर दिया, उसको पहले तो क्या होता है कि थोड़ा जल्दी करके तुम्हें सबमिट करना है, वो वहाँ तक बात सब ठीक है, बट मतलब उसको फेयर कॉपी में रखना ही है तुम्हें, ताकि हमारे क्वेश्चंस तो ओवरऑल कवरेज बढ़े हमारा, ठीक है ना। तो लास्ट में फाइनली उसको आराम से अपने फेयर कॉपी जो होती है, नोट्स वाली कॉपी जिसमें हम ये नोट्स बनाते हैं, वहाँ लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एंगल मेड बाई आर वेक्टर विद बी वेक्टर, ठीक है भाई, ये भी पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, tan बीटा पूछा इसने, कोई बात नहीं, बीटा पूछा है तो इस बार क्या लिखेंगे, ऊपर a साइन थीटा अपॉन a कोस थीटा वाली चीज़ आएगी, साथ ही साथ b आएगा, कोई बात नहीं, लिखो। देखो a की वैल्यू 10 साइन थीटा 3/5 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू 10 इंटू कोस 37 4/5। ये इससे कटा 2, ये इससे कटा 2, ऊपर आ गया 6, ठीक है, नीचे आ गया 5 प्लस 8 13। तो बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 6/13। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक लगातार एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो तुम्हें ऐसा पूछ लिया जाता, 4th नंबर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, जबकि q वेक्टर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। हमें इसका मैग्नीट्यूड मान लो पता करना है, तो कोई बात नहीं है यार, ये सब्ट्रैक्शन को तो हमने क्या किस तरीके से पढ़ा था, एडिशन के तरीके से ही पढ़ा था। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार ये और कुछ नहीं है, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये q वेक्टर और कुछ नहीं है बल्कि ये है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, तुम इसको नोट करना है तुम्हें अलग से स्टार स्टार लगा के, कि जैसे मान लो a वेक्टर ये है, ये हो गया b वेक्टर, ठीक है,
इन दोनों के बीच का मान लो एंगल है थीटा, जो कि खैर यहाँ पे दे रखा है 37, हम उस पर आते हैं। 37 नहीं ले रहा मैं, थीटा इन जनरल बोल रहा हूँ। मान लो उसने ऐसा पूछ लिया होता, इस चीज को नोट लगा के कहीं लिख लेना, इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हम अगर ऐसा बनाएं कि ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, क्योंकि यहां पे जो एंगल हमें चाहिए होगा वो कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एक वेक्टर के तरीके से समझो, ये वेक्टर कोई नया वेक्टर, तो जब हम एडिशन वाला रूल लगाएंगे वो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो वो थीटा क्या होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। बट यहाँ पे अपना बी वेक्टर तो ये पूरा माइनस बी वेक्टर है, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो वो एंगल कुछ अलग आएगा। वो एंगल अलग कैसे आएगा, देखो बी वेक्टर को मैं क्या कैसा बना दूँ, ऐसा कुछ बनाऊंगा माइनस बी वेक्टर को। क्या ये बात समझ में आ रही, इसका जस्ट अपोजिट बनाएंगे। तो ये एंगल है अपना जो क्या बनेगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, और हमें यही चाहिए होगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हमें पता है कि यार ये थीटा था, ठीक है, ये अगर थीटा था तो ये वाला एंगल पूरा तो क्या है, ये पाई था, यहाँ से यहाँ तक 180 पाई, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। इस चीज़ को तुम्हें नोट करके रखना है, आगे के लिए हमेशा याद भी रखना है, ठीक है। अब देखो हम रफ करता हूँ इसे, और अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन एक एडिशन में आ गया है, जिसमें हमें दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है। भाई मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड हो तो उतना ही माइनस बी वेक्टर का होगा, क्योंकि लेंथ तो उतनी होगी, ओनली क्या चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ये क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे बताओ ये कितना आएगा। ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर ही बनेगा, प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस। अब थीटा कौन सा आएगा यहाँ पे, अब आएगा इसके और इसके बीच का एंगल, वो कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया, पाई माइनस थीटा। तो ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मैं इसको अभी लिख नहीं रहा, मैं पहले ये लिख देता हूँ 2ab कोस। अब ये कैसे लिखेंगे, कोस थीटा ही आएगा क्योंकि पाई आया, तो कोस थीटा। अच्छा पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रट लेते हैं, इसको याद रख लेते हैं, ठीक है तुम लोग भी रख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो इसमें वैल्यू बतानी है ना हमें, अब बता देंगे वैल्यू। ए का स्क्वायर बोलो भाई 100 था, 10 का स्क्वायर, बी का 25 बनेगा, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 एंड कोस थीटा, कोस 35 आ गया ना। अब तो ये चलो ठीक है, ये आ गया 100 प्लस 25 माइनस 80 बन रहा था ये पिछले केस में, याद आ रहा हो तुम्हें तो ये बन गया √45, ठीक है। ये अपना रिजल्टेंट आया। तो इस तरीके से है ये कैलकुलेशंस, ओके। तो हमने देखो इसमें एक क्वेश्चन नहीं, एक नहीं है, इसमें हमने कई चीज़ें सीखी। एक तो ये कैलकुलेट करना सीख लिया, फिर एंगल दोनों दो ये हो गए। थर्ड चीज़ ये ए माइनस बी, इससे पहले हमने एक और साथ साथ चीज़ सीख ली, कौन सी वाली, कि अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ये बात हमने नोट डाउन करके रख भी ली है। तो चलो फिर फाइनली एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, और आज के लिए फिर इतना ही। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है।
दूसरा जो बी वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड है, बराबर है दोनों का, और मैग्नीट्यूड को तुम लोग क्या मान लेना, ए मान लेना, ठीक, मैग्नीट्यूड को। इससे क्या बताया हमने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। तो हमें पता करना है, मतलब उसकी वैल्यू हमने ले ली ए, मतलब ए का और बी का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया स्मॉल ए है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। देन फाइंड आउट, देन कैलकुलेट, तुम्हें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंड सेकंड तुम्हें कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। मतलब ये पी वेक्टर हो गया एक तरीके से, ये क्यू वेक्टर हो गया, ये तुम्हें बताना है दोनों का मैग्नीट्यूड, और जिसके दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है, टॉप 3 हमें काउंट करने हैं, जिसके दोनों आंसर सही होंगे उसको प्राइज वगैरह हम बाद में देंगे जब क्लासेज शुरू होंगी, ठीक है। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, इसके लिए अच्छे से करना, आराम से।